it's always better. Where it's always better. Yo, सुबह का सूरज या शाम का रंग, we bring you joy हर जुबान का धन। Community की बात हम है आपके साथ, let's spread the love, चलो मिल के साथ। Tune in, turn up, दिल से बात करो, रेडियो मानो 92 FM के साथ चलो। Every voice counts, हर लम्हा यहाँ, चलो बात करके देखते हैं, let's all shine on। Yo, let's all go। सेहत की बात और dreams to share, Radio Manu 92 FM, we're always there. From unity to joy, we bring the light. Every word, every tune makes everything right. Listen up, it's time to unite. Radio Manu 92 FM, shining bright. Dill se suno, we love and care. चलो बात करके देखते हैं, let's take it there. So join me, come along for the ride. Radio Manu 92 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं, your voice, your guide. You are listening to Radio Manu 90.0 FM. चलो बात करके देखते हैं। ये है रेडियो मानू 90.0 FM, पेश है ड्रीम जॉब्स। आदाब दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानू 90.0 FM और मैं हूं आरजे श्रद्धा। खैर मकदम है आप सभी का ड्रीम जॉब्स में, जहां हम हर एपिसोड में एक प्रोफेशन को करीब से समझते हैं एक्सपर्ट्स के साथ। आज हम बात करेंगे कैपिटल मार्केट्स की, एक ऐसी इंडस्ट्री जो स्टॉक मार्केट से कहीं ज्यादा बड़ी और अपॉर्चुनिटीज से भरपूर है। हमारे साथ हैं मिस दीपा अरोरा मील, अ कैपिटल मार्केट्स प्रोफेशनल with nearly 20 years of experience in equity research and institutional sales. उन्होंने SBI Capital Markets, Daiwa Capital Markets और MK Global जैसे लीडिंग इंस्टीट्यूशंस के साथ काम किया है और इंडिया के साथ साथ एशिया, यूरोप और द यूनाइटेड स्टेट्स के इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के साथ भी क्लोजली वर्क किया है। दीपा, वेलकम टू ड्रीम जॉब्स ऑन रेडियो मानू 90.0 FM। तो दीपा, सबसे पहले हम आपकी इस दुनिया को, कैपिटल मार्केट्स की दुनिया और इसकी करियर अपॉर्चुनिटीज को समझना चाहेंगे। तो मेरा पहला सवाल आपसे है कि जब लोग कैपिटल मार्केट्स या स्टॉक मार्केट का नाम सुनते हैं तो अक्सर उनके दिमाग में सिर्फ बाइंग और सेलिंग ऑफ शेयर्स ही आता है, बट कैपिटल मार्केट्स इज much more than that. Could you explain what the capital markets industry really is और इसमें किस तरह के करियर अपॉर्चुनिटीज रहती है? ओके श्रद्धा, सबसे पहले तो मैं आपका कैपिटल मार्केट्स के बारे में क्या व्यू है वो थोड़ा सा बताना चाहूंगी आपके व्यूअर्स को और लिसनर्स को। देखिए, कैपिटल मार्केट सिर्फ शेयर मार्केट या शेयर बाजार को नहीं बोला जाता है। इसमें डेट मार्केट, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, फॉरेक्स और कमोडिटीज मार्केट भी कंबाइंड होता है। तो ये सिर्फ शेयर बाजार नहीं है, इसमें दूसरे एसेट क्लासेस भी आते हैं। लार्जली ये बॉन्ड मार्केट और इक्विटी मार्केट को फोकस करा जाता है, बट साथ साथ में अब कमोडिटी और फॉरेक्स भी बहुत ज़्यादा लोगों के इंटरेस्ट में आ चुका है। सो लार्जली कैपिटल मार्केट्स में हम इन सब सेगमेंट्स के बारे में बात कर सकते हैं और इनसे रिलेटेड डिफरेंट प्रोफाइल्स होते हैं। तो जैसे मैं एक इंटरमीडियरी में काम करती हूँ जिसे ब्रोकिंग आउटफिट किया जाता है, एंड इसमें भी मल्टीपल सेगमेंट्स होते हैं जिसमें रिटेल होता है, इंस्टीट्यूशनल होता है, HNIs होता है। सो इन सब चीज़ों को लेके देयर आर मल्टीपल रोल्स, बहुत सारे रोल्स हो सकते हैं जहाँ पे आप एडवाइजरी फंक्शन भी देते हैं, इन्वेस्टमेंट्स भी करते हैं, फंड मैनेजमेंट भी करते हैं, मार्केट से पैसा भी उठाते हैं, डेट की तरह भी उठाते हैं, इक्विटी के थ्रू भी उठाते हैं। तो इफ आई से इट इज अ वेरी वेरी विविड काइंड ऑफ एन इंडस्ट्री विद मल्टीपल फाइनेंशियल रोल्स इन इट। Wonderful. Now, I would say that you started your career as an equity research analyst, right? And later moved into institutional sales. क्या आप मुझे बता सकते हैं कि दोनों रोल्स एग्जैक्टली क्या होते हैं
और इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जी, डेफ़िनेटली। सो जैसे मैंने आपको बताया कि मैं एक इंटरमीडिएरी के साथ काम करती हूँ और जी। मेरा ज़्यादा फ़ोकस इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स की तरफ होता है। मैं आपको एक बार ब्रॉडली बता देती हूँ इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स का क्या मतलब होता है। जो जी। हमारे डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स हैं, जिनके थ्रू हम एसआईपी या लमसम के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं, वो इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट में आते हैं। बाहर से जो भी पैसा आता है फ्रॉम फॉरेन पार्टिसिपेंट्स, एफपीआई जिसे कहा जाता है, वो इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट में आता है। इंश्योरेंस कंपनीज, बैंक्स, ये सब इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट में आते हैं। तो मैं इस क्लाइंट सेगमेंट के साथ काम करती हूँ ना। जहाँ से जैसे आपने रोल्स के बारे में पूछा, रिसर्च जैसे हम देखे जाएं तो हमारे मार्केट में बीएसई और एनएसई मिला के करीबन 7,000 शेयर्स लिस्टेड हैं। अब 7,000 कंपनियों के बारे में जानकारी रखना और उनके फाइनेंशियल्स को समझना एक एक पर्टिकुलर इंसान के लिए फीजिबल नहीं है। और ये डिफरेंट सेक्टर्स में होता है। इंडिया इज अ वेरी वाइड स्प्रेड मार्केट। यहाँ पे बहुत सारे सेक्टर्स हैं, आईटी है, बैंकिंग है, फार्मा है, केमिकल है, पावर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो जी। इस रोल में जनरली एक पर्टिकुलर इंसान एक या दो सेक्टर्स को समझता है, उसके डायनामिक्स को समझता है कि वो टॉप डाउन कैसे सेक्टर्स चलते हैं। फिर उन सेक्टर्स में जो लिस्टेड स्पेस की कंपनीज हैं, तो मैं आपसे लिस्टेड स्टॉक मार्केट के बारे में बात करूंगी। तो जैसे मैं रिसर्च में जब स्टार्ट करी अपना काम, तो मैं आईटी और फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स को समझने का काम करती थी। और इन सेक्टर्स में जैसे लिस्टेड कंपनीज हैं, इसमें ब्लू चिप्स हैं, मिड कैप्स हैं। जैसे मैं आपको कई नाम बताऊंगी तो आपको आइडिया लगेगा। इन्फोसिस, टीसीएस, राइट। डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला, लुपिन। सो इन सब कंपनीज पे हम रिसर्च करते थे। किस तरह की रिसर्च? बिजनेस एनालिसिस और फाइनेंशियल रिसर्च। दिस वुड बी अ पार्ट ऑफ बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिसर्च। प्राइमरी जाके हम कंपनीज से डायरेक्टली मिलते हैं, उनके मैनेजमेंट से मिलते हैं, उनका बिजनेस को लेके क्या व्यू है, बिजनेस पार्टिसिपेंट्स को है, मार्केटिंग है, उन वो जिन मार्केट्स में सप्लाई करते हैं, वहां जाके हम मार्केट रिसर्च करते हैं, समझते हैं कि क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं कंपनी के ग्रोथ के, बिजनेस आगे 2 से 5 साल में कैसा परफॉर्म करेगा। और उस बेसिस पे एक एनालिसिस करके एक्सेल शीट्स बनाते हैं, जिसमें हम ये ब्रॉडली एस्टिमेट करने की कोशिश करते हैं कि अगले 5 से 10 साल में कंपनी की ग्रोथ कैसी रहेगी, किस तरह के प्रॉफिट्स वो बनाएंगे। और इन सब एनालिसिस को लेके हम ये एक वैल्यूएशन मैट्रिक्स में वर्क करके कोशिश करते हैं कि ये इसकी सही प्राइस क्या होनी चाहिए, ये किस भाव पे ट्रेड करना चाहिए मार्केट में। अगर हमें लगता है कि ऑलरेडी उसी भाव पे ट्रेड कर रहा है और ये सारे पॉजिटिव्स कंसिडर कर रहा है, देन मीन्स आप उसमें ज्यादा शेयर मार्केट में पैसा नहीं बना पाएंगे। लेकिन आपको लग रहा है कि ये कंपनी आगे बहुत ज्यादा ग्रो कर सकती है, इसके बहुत पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं, तो फिर हम वो चीज हाईलाइट करते हैं अपने इन्वेस्टर्स को और उन्हें एडवाइस करते हैं कि उनको ये शेयर खरीदना चाहिए और 2 से 5 साल तक इसको रखना चाहिए। सो इन अ वे वी एडवाइज द क्लाइंट्स टू पार्टिसिपेट इन द ग्रोथ जर्नी ऑफ अ कंपनी, whether how they will be doing for the next 2 to 5 years. So generally अगर आप देखेंगे रिसर्च में भी बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं, फंडामेंटल होता है, टेक्निकल होता है, जिसमें आप सिर्फ स्टैटिस्टिक्स लेके भी प्राइस प्रिडिक्शंस करते हैं। मेरा जो डोमेन था, मैं लार्जली फंडामेंटल प्राइस प्रिडिक्शंस करती हूँ, जिसमें कंपनी की बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट समझते हैं। तो ये मेरा रोल था रिसर्च में। अब ये काम, ये एनालिसिस करना तो रिसर्च एनालिस्ट का काम है, बट ये चीज कन्वे कैसे करी जाए आपके इन्वेस्टर्स को, आपके क्लाइंट्स को, तो ये काम आता है सेल्स का। अब सेल्स में ये वैरायटी, बहुत सारी वैरायटी होती है, जिसमें कई सेक्टर स्पेशलिस्ट सेल्स भी होते हैं। जैसे वो सिर्फ बैंकिंग कंपनीज को मार्केट करेंगे या सिर्फ आईटी कंपनीज को मार्केट करेंगे, अपने इन्वेस्टर्स को शो करेंगे, या जनरलिस्ट सेल्स भी होते हैं जो किसी भी सेक्टर में काम कर सकते हैं। किसी भी उनका रिसर्च एनालिस्ट एक इन डेप्थ रिसर्च करेगा। उस रिसर्च, जैसे आप किसी कंपनी में साबुन बेचेंगे तो आपका प्रोडक्ट साबुन हो गया, यहाँ पे आपका प्रोडक्ट रिसर्च एनालिसिस हो गया, और आप उस रिसर्च को मार्केट करेंगे टू योर इन्वेस्टर। तो दैट इज द सेल्स रोल। अब यहाँ पे भी सेल्स में एक जोग्राफिकल मार्किंग भी होता है, जिसमें आप डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स जो आपके म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनी, उनको दे सकते हैं, फॉरेन पार्टिसिपेंट्स,
फॉरेन पार्टिसिपेंट्स में भी, क्योंकि बहुत सारे लोग इंडियन मार्केट को बहुत क्लोजली स्टडी करते हैं। आप एशिया कर सकते हैं, यूके कर सकते हैं, यूरोप कर सकते हैं, जापान कर सकते हैं, यूएस कर सकते हैं, तो डिफरेंट मार्केट वाइज सेल्स स्पेशलिस्ट होते हैं। इन माय 20 इयर्स ऑफ करियर ब्रॉडली मैंने 6 से 7 मार्केट में मार्केटिंग करी है, विच इंक्लूड यूएस, यूके, यूरोप, एशिया, ताइवान, जापान। ऑलराइट। इंडिया तो ऑफ कोर्स मेरा होम मार्केट Of है, तो course, यहाँ तो है मैंने ही। काम करा ही है टू स्टार्ट। यस यस। सो आई वुड से दीपा कि इतनी क्लैरिटी से इस सवाल का जवाब आपने दिया है कि आई एम श्योर कि इस फील्ड के जो एस्पायरेंट्स हैं दे विल श्योरली गेट बेनिफिटेड बाय योर आंसर। मेरा अगला सवाल आपसे है कि व्हाई शुड समवन कंसिडर अ करियर इन कैपिटल मार्केट्स टुडे? आपके हिसाब से इस इंडस्ट्री की ऐसी कौन सी बातें हैं जो इसे इतना एक्साइटिंग और रिवॉर्डिंग करियर ऑप्शन बनाती है? ठीक है, इसके काफी सारे पॉइंट्स होंगे, बट मैं आपको 2-3 मेजर हाईलाइट करूंगी कि कैपिटल मार्केट इंडस्ट्री क्यों एक एवरग्रीन इंडस्ट्री मुझे लगता है कि है Sure. जरूरी, एंड उसमें इक्विटी के डायनामिक्स इवन मोर इंटरेस्टिंग रहते हैं। अगर आप किसी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में काम करते हैं, आप किसी इंजीनियरिंग प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, या आप किसी एरोस्पेस में हैं, या कहीं भी हैं, आई एग्री कि आपको बहुत ज्यादा इन डेप्थ नॉलेज चाहिए होता है। जी। लेकिन ये एक इंडस्ट्री है विच हैज वेरी मल्टीफेसेट, जिसमें आप बहुत सारे सेक्टर्स, बहुत सारी इंडस्ट्री, बहुत सारी चीजें, इकोनॉमी, आपके खुद की देश की इकोनॉमी, ग्लोबल इकोनॉमी के बारे में समझते हैं। सो आई थिंक एवरी सिंगल डे इज अ लर्निंग एक्सपीरियंस इन दिस इंडस्ट्री। मुझे 22 साल हो गए हैं काम करते हुए, और मैं आपसे बिल्कुल कह सकती हूँ कि मैं आज भी रोज कुछ नया सीखती हूँ, बिकॉज इसमें इतनी ज्यादा वैरायटी, डायनामिक्स, इतने सारे पॉइंट्स हैं जो आपको एवरी टाइम एक नया लर्निंग एक्सपीरियंस देते हैं। So if somebody likes an environment of an questioning, आपका माइंड चैलेंज किया जाए, इट्स अ वेरी गुड इंडस्ट्री टू वर्क इन। ऑलराइट। सेकेंडली, आई थिंक अगर आप जनरली अगर पैटर्न देखेंगे, इंडिया इज अ डेवलपिंग इकोनॉमी, राइट? हम अब 3,500 पर कैपिटा इनकम पे हैं। हमारा फाइनेंशियल एसेट में इन्वेस्टमेंट 10 से 12% तक ही पहुंचा है अभी तक। ज्यादातर लोग बहुत ही ट्रेडिशनल एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करना बिलीव करते हैं। रियल एस्टेट में कर दिया उन्होंने, गोल्ड में कर दिया, एफडी में कर दिया। लेकिन इंडिया में एक बहुत मेजर चीज हो रही है विच इज द डेमोग्राफिक चेंज। अगर आप देखेंगे तो अगले 30 साल में इंडिया वुड बी द यंगेस्ट वर्किंग पॉपुलेशन अक्रॉस द वर्ल्ड। अगर आप देखेंगे हमारी इकोनॉमी के डायनेमिक्स में 25 से 45 साल की उम्र के लोग सबसे ज्यादा आएंगे वर्क फोर्स में फॉर द नेक्स्ट 30 years, एंड दैट विल आल्सो लीड टू द काइंड ऑफ ग्रोथ वी आर एंटिसिपेटिंग इन आवर इकोनॉमी। अब जब ये होता है, एक नई जनरेशन आती है, तो ओवरऑल कैपिटल मार्केट्स भी बहुत इंटरेस्टिंग हो जाते हैं। राइट। चीज का सबूत आप देखेंगे अगर आप जाएंगे डेवलप मार्केट्स की तरफ। यूएस इज द बिगेस्ट एग्जांपल देखने के लिए, क्योंकि अगर हम देखा जाए वो एक मार्केट है जो एक्चुअली ऑल अदर मार्केट्स फॉलो। तो यूएस ने investor penetration into the capital markets is as high as 60%. वाओ। वो भी 10% पे भी नहीं है। आई एम सेइंग कि as people get उनकी इनकम बढ़ेगी, उनके इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज भी एक्सपैंड होंगे, उनकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मार्केट्स भी एक्सपैंड होगी, एंड एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एसेट क्लास, इक्विटी ओवर अ पीरियड ऑफ 25 years, 50 years और 100 years have been the best performing asset class. तो जनरली कैपिटल मार्केट के डायनामिज्म में बहुत सारे रिटेल पार्टिसिपेशन का इंक्रीमेंट होना लाजमी है हमारी इकोनॉमी, हमारी कंट्री में भी। तो जहाँ पे हम हैं, मुझे लगता है कि हमारी ग्रोथ जर्नी तो अभी शुरू हुई है। अगले 30-40 साल कैपिटल मार्केट्स बहुत डायनामिक रहने वाले हैं। इसके साथ साथ थर्ड बहुत इम्पोर्टेंट चीज, अगर आपने देखा होगा, अगर पिछले 4-5 साल में अपने मार्केट की तरफ देखा होगा, तो बहुत सारे नए तरह के बिजनेसेस लिस्ट हुए हैं। जैसे आप स्विगी, जोमेटो जिनसे ऑर्डर करते हैं, जो अभी टनल के नाम से जाना जाता है, बहुत सारे अर्बन कंपनी। इंडिया एक बहुत ही डायनामिक मार्केट है जिसमें बहुत सारे सेक्टर्स हैं, बहुत सारी वैरायटी ऑफ बिजनेसेस हैं। अगर देखा जाए तो हम
10 साल पहले सिर्फ 3,000 लिस्टेड कंपनी थी एक्सचेंज पे, जो सडनली हैव डबल्ड इन द लास्ट 10 years, राइट? तो ये नंबर बहुत ग्रो करेगा। क्यों? क्योंकि एक एंटरप्रेन्योरल एनवायरनमेंट भी अब गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है पूरे कंट्री में। तो रिस्क टेकिंग एबिलिटी, यंग पॉपुलेशन कमिंग इन, बिजनेसेस भी ज्यादा आएंगे। सो ओवरऑल दिस मार्केट विल बी फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज for growth, for raising money and for investments. So that's why I feel कि capital market एक बहुत ही dynamic industry है और इसमें multiple roles create होंगे because of the growth path for itself for the coming next 2 decades. वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो दोस्तों आपको पता चल ही गया कि कैपिटल मार्केट्स ये इंडस्ट्री का डायनेमिज्म और एवरीडे यू विल हैव अ लर्निंग एक्सपीरियंस, ये सारी बातें इसे रिवॉर्डिंग बनाती हैं, एक्साइटिंग बनाती हैं। यहाँ हमने की एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइए। यू आर लिसनिंग टू ड्रीम जॉब्स, रेडियो मानू 90.0 FM's करियर शो। You are listening to Radio Manu 90.0 FM, a community radio station. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. This audio has been generated through AI. ये है रेडियो मानू 90.0 FM। आइए अब सुनते हैं द माइंडफुल मिनट। शिक्षा एक व्यक्ति को अनगिनत संभावनाओं की ओर आगे बढ़ने की अनुमति देती है। स्वामी विवेकानंद। Cut out all these exclamation points. An exclamation point is like laughing at your own joke. F. Scott Fitzgerald. इल्म वो दौलत है जिसे कोई चोरी नहीं कर सकता। अफलातून। This is Radio Manu 90.0 FM. You were listening to the Mindful Minute. For sales, marketing and brand promotions, write to us on Radio Manu at manu.edu.in. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. You are listening to Dream Jobs, Radio Manu 90.0 FM's Career Show. वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानू 90.0 FM और ये है ड्रीम जॉब्स। हमारे साथ है मिस दीपा अरोरा मील। दीपा, व्हाट आर द एजुकेशनल पाथवेज टू एंटर कैपिटल मार्केट्स इंडस्ट्री? क्या सिर्फ कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए अपॉर्चुनिटीज है या साइंस, इंजीनियरिंग और लिबरल आर्ट्स बैकग्राउंड वाले कैंडिडेट्स भी इस फील्ड में सक्सेसफुल करियर बना सकते हैं? आई थिंक लार्जली आप देखेंगे तो ज्यादातर लोग कॉमर्स के थ्रू आते हैं, बट मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूंगी कि दूसरे सेगमेंट्स के लोग नहीं आ सकते हैं। अगर आप मेरा खुद का बैकग्राउंड भी देखेंगे तो मैं एक बायोलॉजी स्टूडेंट थी जिसकी मुझे बहुत सपोर्ट मिला। ऑल्दो इवेंचुअली मैं कॉमर्स की तरफ मूव हो गई थी, बट इनिशियली मैं एक बायोलॉजी स्टूडेंट थी और उससे मुझे फार्मा इंडस्ट्री समझने में बहुत हेल्प मिली। तो अगर आप किसी पर्टिकुलर बैकग्राउंड से आ रहे हैं, जैसे आप इंजीनियरिंग से आ रहे हैं या आ रहे हैं, तो आपका अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट
दैट पर्टिकुलर कोर्स सेक्टर जो आपको स्टडीज से मिलता है वो डेफिनेटली आपको यहाँ पे वेरियस रोल्स में हेल्प करता है। तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूँगी कि लिबरल आर्ट्स या मैथमेटिक्स या साइंस के स्टूडेंट्स यहाँ नहीं आ सकते, बट हैविंग सेड दैट थोड़ा लेवल ऑफ अकाउंटिंग नॉलेज होना जरूरी है और लाजमी है। अदरवाइज क्योंकि अल्टीमेटली आप नंबर्स पे आएंगे, आप फाइनेंशियल्स पे आएंगे, आप प्रॉफिट एंड लॉस पे आएंगे, बैलेंस शीट्स पे आएंगे, तो आप BCom, MCom, MBA, CA, CS इस तरह के अगर आपके थोड़े क्वालिफिकेशंस हैं तो आपको इसे समझने में काफी आसानी होगी, आपकी ग्रोथ काफी फास्टर होगी यहाँ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये बहुत अच्छा लगा सुन के कि और स्ट्रीम्स के एस्पायरेंट्स भी इस इंडस्ट्री को ज्वाइन कर सकते हैं। जी, सो जैसे हमारी इंडस्ट्री में जो एक फार्मा सेक्टर जो हमारी कंपनी में कवर करते हैं करंटली, वो एक बेसिकली MBBS डॉक्टर हैं, उसके बाद वो कॉमर्स की तरफ मुड़े, बट उनका MBBS एक्सपीरियंस काफी हेल्पफुल रहता है उनको फार्मा इंडस्ट्री, हेल्थ केयर इंडस्ट्री को समझने में, एंड दैट मेक्स हिम अ लिटिल मोर अहेड ऑफ पीपल हु आर जस्ट हैविंग अ कॉमर्स बैकग्राउंड। सो आई वुड नॉट से कि ऐसा नहीं है कि आप दूसरे बैकग्राउंड से इस इंडस्ट्री में नहीं आ सकते। शायद यही खासियत है कि इट्स अ वेरी वेरी विविड इंडस्ट्री, ऑल सेगमेंट्स आर वेलकम। यस, ऑल सेक्टर्स आर वेलकम। और मुझे लगता है कि ये तो मतलब बहुत ही खास और बहुत ही उम्मीद की किरण जगाने वाली बात हो गई कि आप जो भी पढ़ रहे हैं उसका आपको फायदा मिलेगा इस इंडस्ट्री में। वेरी नाइस, बिल्कुल। यस। अच्छा, द कैपिटल मार्केट्स इकोसिस्टम ऑफर्स अ वाइड रेंज ऑफ करियर्स, है ना? रिसर्च, सेल्स, ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, वेल्थ मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, कॉम्प्लायंस और फाइनेंशियल एनालिसिस। क्या आप हमें इन डिफरेंट रोल्स के बारे में बताएंगी और किस तरह की पर्सनैलिटी किस रोल में ज्यादा सूट करती है? सो अगर हम बात करें रिसर्च, सेल्स, फंड मैनेजमेंट, ये 3 की रोल्स हम पहले लेते हैं जो इंस्टीट्यूशनल इक्विटी साइड भी होते हैं और इन्वेस्टमेंट साइड्स भी होते हैं। तो इसमें ब्रॉडली आई वुड से सेल्स में आप अगर एक इंटरपर्सनल स्किल रखते हैं, आप लोगों से इंटरैक्ट करना जानते हैं और आपका बेसिक फाइनेंशियल नॉलेज है, अगर आप ब्रॉडली प्रॉफिट एंड लॉस समझ सकते हैं, बैलेंस शीट समझ सकते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा बात रहेगा। इसमें आप बहुत ही सारे वैरायटी ऑफ क्लाइंट से मिलते हैं, आप बहुत अच्छी लर्निंग होती है। सेकंड, रिसर्च। अगर आपकी प्रवृत्ति ज़्यादा इस तरफ है कि आप रुचि रखते हैं रिसर्च में, चीज़ों को इन डेप्थ समझने में, मार्केट में जाके चीज़ों को, नई इंडस्ट्रीज को समझने में, ये तो रिसर्च वुड बी अ वेरी गुड रोल टू स्टार्ट विद यू। इसमें लेकिन आपका फाइनेंशियल नॉलेज थोड़ा ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, आपका कुछ बैकग्राउंड होना चाहिए, या तो आप MCom हो या MBA हो या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डू वेरी वेल इन दिस फील्ड। तो अगर इस तरह का आपका बैकग्राउंड है तो आइडियली रिसर्च इज़ अ वेरी गुड रोल टू स्टार्ट विद। एंड रिसर्च से आप या तो सेल्स की तरफ मूव कर सकते हैं जैसे मैंने करा, या फिर आप फंड मैनेजमेंट की तरफ भी जा सकते हैं जहां आप एक्चुअली पैसा इन्वेस्ट करते हैं मार्केट में। अब जैसे मैं हूँ, मैं एक एडवाइजरी रोल में है, मैं सजेशंस देती हूँ कि यहाँ इन्वेस्ट किया जा सकता है। जो फंड मैनेजर है, जो फंड वो है, वो एक्चुअली इन्वेस्ट करते हैं। तो ये तो हुआ इन्वेस्टमेंट साइड, इंस्टीट्यूशनल साइड ऑफ रोड। नाउ लेट्स मूव टू वेल्थ मैनेजमेंट। ये सबसे ग्रोथ एरिया है करंटली हमारी कंट्री में। क्यों? जैसे जैसे हमारी पर कैपिटा इनकम बनेगी, ऑल्दो ब्रॉडली आपको दिख रहा है कि $3,500 पर कैपिटा इनकम है, बट अगर आप देखेंगे तो रिच आर ऑल्सो गेटिंग मोर रिचर। तो जो पहले कहीं 1-2 करोड़ के थे लोग, उन्होंने ESOPs के थ्रू, स्टॉक मार्केट के थ्रू, रियल एस्टेट की ग्रोथ के थ्रू 5-10 करोड़ रुपए तक चले गए हैं। तो ये जो सेगमेंट है ये बहुत ज़्यादा बड़ा है और टियर 2, टियर 3 टाउन्स में सबसे ज़्यादा बड़ा है कंपेयर टू मेट्रोज। तो अगर आप एक छोटी सिटी से हैं और आप यहाँ पे हैं, तो इनको अगर आप इन्वेस्टमेंट एडवाइस देते हैं, इनके एडवाइसरी मिलते हैं, इनकी वेल्थ मतलब आप उनके पास 1 करोड़ है, 4 करोड़ है, जो भी उनके पास फंड्स हैं, उसमें आप उन्हें एडवाइस करते हैं कि वो क्या इक्विटी में डालें, क्या डेट में डालें, कितना गोल्ड रखें, रिटायरमेंट प्लानिंग कैसे करें अपनी। अगर आप अल्ट्रा HNIs को तो आप उनकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग, ग्रोथ ऑफ द फंड्स, देयर आर मल्टीपल एवेन्यूज इन वेल्थ मैनेजमेंट ऑल्सो। सो ये इंडस्ट्री बहुत ग्रोइंग है, बहुत ज़्यादा। इट इज़ ग्रोइंग in highest double digits in our country, and it should grow like that for next 10-20 years, because as the wealth increases, वेल्थ मैनेजर्स की भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। और इसमें सबसे बड़ी फायदे की बात यह है कि आप टियर 2 टाउन्स में रह के
अपनी सिटी में रह के इस प्रोफाइल में बहुत ग्रोथ कर सकते हैं, बहुत कमा सकते हैं। आपको मेट्रोज की तरफ मूव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जरूरत नहीं। आई थिंक वेल्थ मैनेजमेंट इज अ वेरी गुड इंडस्ट्री। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एक बहुत ही डायनामिक डोमेन है। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास करंटली अभी 7,000 अराउंड कंपनीज लिस्टेड है BSE और NSE के ऊपर, और स्मॉल एंड मिड कैप एक्सचेंज SME लिस्टिंग्स भी बहुत सारी हो चुकी हैं ऑलरेडी। तो दिस सेगमेंट इज ऑलवेज गोइंग टू ग्रो ओनली फॉर द नेक्स्ट फ्यू डिकेड्स। न्यू बिजनेसेस आएंगे, उनको पैसे की जरूरत होगी, वो मार्केट से पैसे लेने आएंगे, उठाने आएंगे और लिस्ट होंगे एक्सचेंजेस पे। सो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इन बिजनेसेस को लिस्ट करने में, इनको मार्केट से पैसा दिलाने में फैसिलिटेट करता है। दिस इज अ वेरी डायनेमिक रोल एंड अ वेरी स्पेशलाइज्ड रोल। हैविंग सेड दैट, मैं यहाँ पे आपको कैवेट भी देती हूँ कि ये बहुत हाई डिमांडिंग रोल भी होता है। देयर आर वेरी लॉन्ग वर्क आवर्स, कोई टाइमिंग नहीं होता है, बहुत सारी डेडलाइंस मीट करनी होती हैं और रिस्क भी बहुत ज्यादा होता है, बट इट्स इक्वली रिवॉर्डिंग ऑल्सो, क्योंकि यहाँ के बेस्ट पेइंग मैनेजर्स होते हैं जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग स्पेस में होते हैं। तो अगर आप एक स्पेशलाइज्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं या किसी अच्छे कॉलेज से MBA वगैरह करा, दिस इज अ वेरी गुड रिवॉर्डिंग फील्ड फॉर यू। तो ये हुआ। इन सभी फंक्शंस में कुछ कॉमन फंक्शंस होते हैं, चाहे इक्विटीज में है, वेल्थ में है, रिटेल ब्रोकिंग में है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में है। यहाँ पे बैक एंड फंक्शंस होते हैं जिसमें ऑपरेशंस और रिस्क मैनेजमेंट किए जाते हैं। तो इन दोनों फंक्शंस में people like who are company secretaries, who are good accountants, who have not done very specialized role, they don't want a very challenging work environment but still be a capital market participant, they can take more subtle roles like in the back office operations and the risk management. And HR is an evergreen role in all industries. Yes, in Even all this industry has HR. Yeah. तो मुझे लगता है दोस्तों, आपको और क्या चाहिए, मतलब स्पेशलिस्ट का रोल भी आप निभा सकते हैं। बस ये कि उसमें अपनी नॉलेज को भी बढ़ाइए, अपने काम करने के जज्बे को बढ़ाइए। लेकिन ऐसी भी है ये इंडस्ट्री जहां आप थोड़ा कम पढ़ के, थोड़ा कम मेहनत करके भी अपने आप को सेटल कर सकते हैं। तो आई थिंक मुझे भी इसी इंडस्ट्री में मूव करना पड़ेगा दीपा। एनी टाइम यू कैन। अच्छा, और सबसे बड़ी खासियत है कि आपको एक कोई पर्टिकुलर स्पेशलाइज्ड डिग्री नहीं चाहिए, आपको सिर्फ इंटरेस्ट चाहिए कि आप इसको समझने की कोशिश करें, 1-2 साल की अंडरस्टैंडिंग बनाएं, आप डेफिनेटली इस इंडस्ट्री में कभी भी चालू कर सकते हैं। यस। अच्छा, ये बताइए कि आपने लीडिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के साथ, जैसे कि आपने बताया भी था, इंडिया, एशिया, यूरोप और द यूनाइटेड स्टेट्स में काम किया है। बियॉन्ड एकेडमिक क्वालिफिकेशंस, व्हाट आर द स्किल्स employers value the most? I think articulation and communication is one of the key, क्योंकि सबसे आपको जब आप इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा आपको जो रिक्वायरमेंट होती है is to convey your ideas, and if you are not able to comprehend and convey it well, then आप एक connection नहीं बना पाते हैं। और as we are entering the AI world, बहुत सारा डेटा वैसे ही मिल जाता है इन सब टूल्स से। So what is your additional input coming in? That is the comprehension and communication and a relationship establishment mechanism which you develop. So whether you are a research analyst, whether you are a salesperson and all, हमारे इसमें research वाले लोग भी बहुत ज़्यादा interact करते हैं client side से, और इस चीज़ के लिए आपको एक communication skill, एक comprehension skill होना बहुत ज़रूरी है। Otherwise you will not be able to pass on your ideas and your thoughts in the right direction. I think that is one of the most important skill which most of the employers look at. Yes, and we can see that. I mean, communication and comprehension from your side as well. So दोस्तों, यहाँ वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं, दीपा से हमारी बातचीत जारी रहेगी। आप सुन रहे हैं ड्रीम जॉब्स, रेडियो मानू 90.0 FM का करियर शो। आप सुन रहे हैं रेडियो मानू 90.0 FM, एक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide.
This audio has been generated through AI. Let's listen to अर्ज किया है। आदाब दोस्तों, आप सुन रहे हैं अर्ज किया है रेडियो मानू 90.0 एफएम पर। आइए आज मुलाकात करते हैं उर्दू गज़ल के अजीम शायर फ़ानी बदायूनी से। फ़ानी बदायूनी का असल नाम शौकत अली खान था। उनका जन्म 1879 में बदाऊं, उत्तर प्रदेश में हुआ। वो उर्दू अदब के उन चंद शुआरा में शुमार किए जाते हैं जिन्होंने इंसानी जिंदगी के दर्द, तन्हाई, मायूसी और वजूद के सवालात को अपनी शायरी का मौजू बनाया। इसीलिए उन्हें उर्दू गज़ल का एक अहम फ़लसफ़ियाना शायर माना जाता है। फ़ानी बदायूनी की शायरी में गमे ज़िंदगी और गहरी फ़िक्र का रंग नुमाया है। उनकी अशार में जज्बात की सच्चाई और ज़िंदगी की तल्ख़ हकीकतों का अक्स मिलता है। उनका अंदाज़े बयान निहायत पुरअसर और दिल को छू लेने वाला है। आइए उनका एक मशहूर शेर सुनते हैं। एक मुअम्मा है समझने का ना समझाने का, जिंदगी काहे को है ख्वाब है दीवाने का। और एक और दिलगुदाज शेर मुलाहजा हो, मौत आनी तक ना आई, अब जो आई हो तो हाय, जिंदगी मुश्किल ही थी, मरना भी आसान ना था। फ़ानी बदायूनी ने गज़ल को सिर्फ इश्क व मोहब्बत तक महदूद नहीं रखा, बल्कि उसी इंसानी ज़िंदगी के गहरे तजुर्बात और फ़लसफ़ियाना अफ़कार का ज़रिया बनाया। उनका कलाम आज भी अदब के शायकीन को सोचने और महसूस करने की दावत देता है। उर्दू शायरी की दुनिया में फ़ानी बदायूनी का नाम दर्द, फ़िक्र और एहसास की गहराई की अलामत के तौर पर हमेशा याद रखा जाएगा। इसी के साथ दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी एक और अजीम अदबी शख्सियत के साथ। आप सुन रही थी अर्ज किया है सिर्फ रेडियो मानू 90.0 एफएम पर। खुदा हाफिज। आप सुन रहे थे अर्ज किया है। मार्केटिंग और ब्रांड प्रमोशंस के लिए हमसे राब्ता करें radiomanu@manu.edu.in पर। So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं। Your voice, your guide. सुन रहे हैं ड्रीम जॉब्स, रेडियो मानू 90.0 एफएम का करियर शो। वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं ड्रीम जॉब्स ओनली ऑन रेडियो मानू 90.0 एफएम। हमारी बात हो रही है मिस दीपा अरोरा मील से। दीपा, टेक्नोलॉजी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आपने बात की थी ब्रेक से पहले जी। दीज आर ट्रांसफॉर्मिंग एवरी इंडस्ट्री। कैपिटल मार्केट्स में एआई और टेक्नोलॉजी किस तरह करियर्स को चेंज कर रहे हैं और यंग प्रोफेशनल्स के लिए कौन सी न्यू अपॉर्चुनिटीज इमर्ज हो रही है? ज़रूर, ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है और इससे ना बहुत लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट आता है और बहुत सारे यंगस्टर्स जो अब इस इंडस्ट्री या एम्प्लॉयमेंट के लिए आने वाले हैं, ऑल इंडस्ट्रीज़ में इसका बहुत सिवियर इम्पैक्ट है और इसके डेफिनेटली आपको फोकस करना चाहिए। तो अगर हम देखा जाए तो एक टेक्नोलॉजिकल चैलेंज हर बार आता है इंडस्ट्री में। 2008 में बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आया था हमारी इंडस्ट्री में, जब डायरेक्ट मार्केट एक्सेस प्रोवाइड किया गया था मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स को। सो ये भी एक काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी यूज होती है ट्रेडिंग की तरफ, जिसमें आपको कोई इंटरमीडियरी की जरूरत नहीं पड़ती और आप डायरेक्टली सिस्टम से इंटरेक्ट कर सकते हैं। सो इस समय भी जब ये आया था तो इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टाइम था। कमीशंस काफ़ी ज़्यादा गिरी थी, बहुत सारे लोगों के जॉब्स चले गए थे। सिमिलर काइंड ऑफ एनवायरनमेंट और सिमिलर काइंड ऑफ थ्रेट एआई भी पोज करता है आपके बिल्कुल लिए। बिल्कुल बिल्कुल। यस, तो आई वुड से ये इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं किया जा सकता, बट इससे डरने की भी ज़रूरत नहीं है। बिकॉज अगर आप देखा जाए
इवन आई सेल थ्रू दैट टाइम जब ये सब टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो रहे थे। इसमें एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपने स्किल सेट्स को ज़रूर अपग्रेड करिए। इस इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी का यूज़ बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होता है, जहाँ स्पेशली ट्रेडिंग की तरफ, जहाँ पे जिसे कि कहा जाता है हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग। पहले आप देखते होंगे कि शेयर बाजार में सौदे होते थे, लोग एक्सचेंज में चिल्ला चिल्ला के खरीद के स्टॉक्स खरीदते थे। फिर उसके बाद नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आया, जिसने पूरी टेक्नोलॉजिकल चेंज लाके सारे एक्सचेंजेस का बिजनेस चेंज कर दिया। और उसके बाद सौदे बिल्कुल ऑनलाइन जाने लगे। अब धीरे धीरे जो ये सौदे पहले जो 1 सेकंड में जाते थे, वो 1 माइक्रो सेकंड में जाते हैं। That is the efficiencies the systems have brought into the trading platform. और इस चीज का इम्पैक्ट हमेशा ही फील होगा और ये आगे से यहाँ इम्प्रूव ही होगा। दूसरी चीज, एनालिसिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री, जिसमें अब आप डेटा दें और करें तो एआई आपको बहुत फटाफट एनालिसिस करके दे देगा। तो इसमें आपको ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत कम पड़ने लगेगी, ये बहुत जरूरी है। यहाँ पे अगेन मैं अपने पुराने पॉइंट पे जाऊंगी कि आपका होगा एक, ऑफ कोर्स आपको अपनी टेक्नोलॉजिकल स्किल्स अपग्रेड करते रहना पड़ेगी, सिस्टम्स को समझते रहना पड़ेगा। ऑन जॉब ट्रेनिंग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है यहाँ पे। दूसरी चीज, अगेन एआई कितना भी बड़ा हो जाए, द कम्युनिकेशन, द कॉम्प्रिहेंशन एंड अ ह्यूमन टच इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। एनीबडी हु इज ट्रस्टिंग यू विद देयर मनी, कितना भी पैसा हो, 1 करोड़ हो, 2 करोड़ हो, 10 करोड़ हो, 100 करोड़ हो, 200 करोड़ हो, कुछ भी हो, दे आर ट्रस्टिंग यू विद देयर मनी, देयर हार्ड अर्न मनी। तो यहाँ पे ह्यूमन इमोशन, ह्यूमन साइकोलॉजी, इस चीज की वैल्यू कभी कम नहीं होगी। ये चीज एआई डिस्टर्ब नहीं कर सकती। So you have to work on your psychological comprehension, communication skills, establishing relationships. तो ये कहे जाए तो ये लिबरल आर्ट्स का रोल हो गया, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट वर्क करेगा ओवर द इंडस्ट्री, आपकी लॉन्गेटिविटी इन द इंडस्ट्री। अदर देन दैट ऑफ कोर्स देयर वुड बी सम फ्लैट, ऐसा नहीं है कि जॉब लॉसेस नहीं होंगे, डेफिनेटली होंगे, बट इट्स अबाउट एनहांसिंग योर ओन स्किल सेट एंड मेकिंग योरसेल्फ मोर रेलेवेंट इन दैट एनवायरनमेंट। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि सब निकल जाएगा, सब कुछ एआई करेगा। ह्यूमन इंटरवेंशन डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट है, कंप्लायंसेस में बहुत इम्पॉर्टेंट है, रिस्क में बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये चीज आप कम्प्लीटली एआई पे कभी छोड़ ही नहीं सकते हैं, बिकॉज वो तो एक सिस्टम पे वर्क करेगा। तो अगर कुछ एंड एवरी टाइम कुछ नया हो गया, जैसे कोविड आएगा, कोविड किसी ने पहले कभी देखा नहीं था। अगर वो एआई इज नॉट कंप्यूटेड और मॉड्यूलेटेड टू डील दैट विद दैट काइंड ऑफ शॉक्स, यहाँ की ह्यूमन इंटरवेंशन की हमेशा जरूरत पड़ेगी। तो आई एम सेइंग कि रोल्स कम हो जाएंगे, सिलेक्टिव हो जाएंगे। हाँ, शायद अगर एक फर्म में 100 लोग चाहिए थे, तो शायद 70 चाहिए हो, बट वो 70 फिर भी चाहिए होंगे। बट उन 70 में रहने के लिए आपको अपने स्किल सेट को एनहांस करना। बिल्कुल बिल्कुल, और अपनी स्किल्स को एनहांस करना, नई चीजें सीखना, अपडेटेड रहना, मुझे लगता है कि तो बहुत जरूरी है, और मुझे लगता है हर इंडस्ट्री में जरूरी है, हर इंडस्ट्री, कैपिटल मार्केट्स में। यस। अच्छा, आपने दुनिया के कुछ सबसे बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के साथ काम किया है। व्हाट डज अ टिपिकल वर्क डे लुक लाइक इन योर रोल, और इस जॉब की सबसे चैलेंजिंग और रिवॉर्डिंग बातें क्या है? आई थिंक आई लर्नड द मोस्ट फ्रॉम दीज लार्ज इन्वेस्टर्स इज दैट हाउ काम दे आर। एक आपको इस पूरी इसमें आपको एक बुक सजेस्ट करूंगी आपको और आपके व्यूअर्स को, जो जरूर पढ़ें, जिसे साइकोलॉजी ऑफ मनी बाय मॉर्गन हुसल। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है, इसको जरूर पढ़ें अगर आप इन्वेस्टमेंट की जर्नी में जाना चाहते हैं या इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं। आप इस चीज को समझेंगे कि अ वेरी लार्ज पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग इज डिपेंडिंग ऑन बिहेवियरल साइंसेस रादर देन फाइनेंशियल इंजीनियरिंग। तो काफी कुछ, इट इज मोर साइकोलॉजिकल, इट्स साइकोलॉजी ऑफ मनी rather than a financial engineering of money. So it is more about psychology. When I saw some of these very large investors, met them, I was amused the calm they carry in themselves. शांत, एकदम शांत, चीजों को समझना, घबराना नहीं, एनालिसिस की कुछ अगर आप देखें, इट इज सच अ डायनेमिक वर्ल्ड। कभी वॉर हो रही है, कभी ट्रम्प का कुछ नया इशू आ रहा है, कभी कोविड आ गया, बहुत सारी चीजें होती रहती, कभी ऑयल $100 के ऊपर चला गया, अभी $70 के नीचे आ गया। देयर इज सो मच डायनामिज्म हैपनिंग एवरी सिंगल डे एंड देयर इज टू मच इंफॉर्मेशन नाउ, टू मच नॉइज। अगर आप इससे रोज
इम्पैक्ट होने लगे, परेशान होने लगे, तो आप अपना इन्वेस्टमेंट फोकस कभी रख ही नहीं पाएंगे. So I think one very, very important factor which I learned from all these guys is how to be calm, how to be patient, how to be, it's okay to acknowledge if you have done a mistake, but you can always improvise on that. और वो आप तभी कर सकते हैं जब आप उसे acknowledge करें, और वो आप तभी कर पाएंगे जब आप patiently उसको समझें. So I think calm and peace is a very important part of investing. दूसरी चीज which I really learned from these guys and which I like to tell your viewers and all, लोगों को लगता है स्टॉक मार्केट ना सट्टा बाजार है. बिल्कुल सट्टा बाजार नहीं है ये. इसमें बहुत सारे फोर्सेस होते हैं जो इम्पैक्ट करते हैं प्राइस को. डायनामिक होता है तो लोगों को लगता है, लेकिन मनी इज नेवर इजी. अगर आप वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, आप ग्रो करना चाहते हैं, ईदर थ्रू अर्निंग इन द इंडस्ट्री लाइक अ सैलरीड एम्प्लॉयड, लाइक अ बिजनेसमैन, तब भी, और अगर आप एक इन्वेस्टर की तरह अर्न करना चाहते हैं तब भी, पेशेंस इज द की. Equity is a long-term asset. Debt is also a long-term asset class like gold and real estate. आपको अपना पेशेंस और टाइमलाइन होराइजन बना के रखना चाहिए, एंड दैट इज मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स व्हिच आई मेट, आई अंडरस्टूड दैट फ्रॉम देम. सो आपको यू हैव टू गिव टाइम, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. Typical day in an investor's life, they meet a lot of people. They meet a lot of investors, they meet a lot of research analysts, a lot of corporates, a lot of market research they do on their own. आप कभी भी इस इंडस्ट्री के लोगों को पूरा समय डेस्क पे बैठे नहीं देखेंगे, और अगर आप पूरा समय डेस्क पे बैठे हैं तो शायद आपकी लर्निंग कहीं रुक जाएगी. तो इन लोगों, आई हैव सीन दे रीड अ लॉट, दे आर एविड रीडर्स, उससे उनका नॉलेज बढ़ता है. दूसरी चीज़, वो लोगों से मिलते हैं, समझते हैं, बिकॉज इट्स लॉट ऑफ साइकोलॉजी इन इन्वेस्टिंग. उससे उन्हें लोगों को एनालाइज भी करना चाहिए. अब कई बार आपको लगता है बिजनेस बहुत अच्छा है, लेकिन मैं प्रमोटर को लेके कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है मुझे. कभी आपको लगता है नहीं ये अच्छा करेगा, ये आदमी में कुछ है, इसका बिजनेस तो छोटा सा है, बट है, ही हैज़ द ज़ील, ही कैन डू समथिंग वेल. ये चीज़, ये एनालिसिस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर आप कैसे समझेंगे? आप जितने लोगों से मिलेंगे. तो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ their day, and reading, a lot of reading, whether it's newspapers, it's books, it's lot, but then you have to be selective of क्या पढ़ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारा अब डेटाज अवेलेबल हैं थ्रू टू इंटरनेट एंड एवरीथिंग. यू हैव टू बी सिलेक्टिव इन व्हाट यू आर रीडिंग. गलत इन्फॉर्मेशन ना पढ़ते रहें. Yes, that is also important. तो एक बहुत ही अच्छी you book, need to cut the noise, that is what it is. तो एक बहुत ही अच्छी बुक आपने बताई, साइकोलॉजी ऑफ मनी. तो दोस्तों, इसको आप लोग भी ज़रा नोट डाउन कर लीजिए. और जैसे कि उन्होंने बताया कि यू नीड टू कट द नॉइज, तो हर कुछ नहीं पढ़ना है, वो पढ़ना है जो आपको करियर में आगे बढ़ने में मदद करे. सो दीपा, इट वॉज अ वंडरफुल डिस्कशन. इस फील्ड के जो एस्पायरेंट्स हैं उन्हें तो डेफिनेटली बहुत सारी नॉलेज मिली होगी और उनको बहुत डीप में जाकर समझ में आया होगा, बट एज ए लेमैन मुझे भी बहुत कुछ समझ में आया, एंड आई रियली हैव स्टार्टेड लाइकिंग दिस इंडस्ट्री थ्रू यू. सो थैंक यू सो मच. आपने कैपिटल मार्केट्स को बहुत ही सिंपल और इंटरेस्टिंग अंदाज में समझाया. उम्मीद है कि थैंक यू सो मच. थैंक यू श्रद्धा फॉर हैविंग मी ओवर, एंड आई होप आपके व्यूअर्स को कुछ गाइडेंस मिला हो कि किस तरह इस इंडस्ट्री के लिए प्रोसीड किया जाए. आई एम श्योर गाइडेंस भी मिली है और इंस्पिरेशन भी. तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू. हम्बल्ड, ट्रूली हम्बल्ड. थैंक यू दोस्तों. इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत. मैं हूँ आरजे श्रद्धा और आप सुन रहे थे ड्रीम जॉब्स ओनली ऑन रेडियो मानू 90.0 FM. चलो बात करके देखते हैं. शुक्रिया. आदाब. You were listening to Dream Jobs on Radio Manu 90.0 FM. चलो बात करके देखते हैं. ये है रेडियो मानू 90.0 FM. चलो बात करके देखते हैं.